Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Now today in this video we are going to discuss the important news from the Hindu edition of 10th April 2023. और आज जो important news हम जिसके बारे में पढ़ेंगे that is about the tiger population. Okay, so हम tiger population के बारे में पढ़ेंगे. So India now is home to 70% of world's tiger population. And now the new census shows that India's tiger population tops 3000. Okay, so it is about you will see that it is 75% of world's tiger population, and in last 10 to 12 years it has increased by again 75%, and now 75,000 square kilometer of area is in under tiger reserves. Fine, so that is a very important news. Then moving forward, we will study about space. We have a very nice editorial which gives the history of space in India, the stages in development of satellites, launch vehicles. Then we are now witnessing the privatization of space. So that editorial will be important. And then we will discuss a report that is Earth for All, which is related with population. So again, this is important for our examination. Okay. So let's start with the news. The first news is telecom authorities block 120 sender IDs for bulk messaging over China link. तो ये न्यूज़ है. तो देखिए यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है कि द टेलीकॉम अथॉरिटीज हैव ब्लॉक्ड एज मेनी एज 120 हेडर्स ऑपरेटेड बाय ग्रुप लिंक्ड टू ए चाइनीज एंटिटी इन पास्ट 2 मंथ्स. अब ये हेडर क्या होता है? हेडर जो होता है वो एक सेंडर आईडी होता है. एक ये यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है विच कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर्स विच रिप्रेजेंट सम ब्रांड और कंपनी नेम ऑफ मैसेज सेंडर. ठीक है, तो ये बैंक्स, मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं हमारी, यूटिलिटी प्रोवाइडर्स या इवन गवर्नमेंट ऑफिसेज, दे यूज इट टू सेंड बल्क मैसेजेस टू कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स. ओके, तो जैसे कि आप देखते होंगे हेडर्स जो होते हैं लाइक ऐसे कुछ लिखा हुआ आएगा AD1024, तो उसमें कुछ मैसेजेस होंगे. ठीक है, इस टाइप का. तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वाज कैरिड आउट बाय इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, दैट इज I4C, व्हिच इज अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड दैट दे फाइंड आउट द हेडर्स व्हिच वाज होस्टेड फ्रॉम चाइना. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि एक वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का जो हेडर है इट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड इट वाज टेकन ओवर बाय द चाइनीज होस्ट. नाउ दिस हेडर वाज मिसयूज्ड टू ड्यूप कंज्यूमर्स हु रिसीव्ड मैसेजेस पर्टेनिंग टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. तो यहाँ पे जो SMS है उसमें कुछ मैलिशियस लिंक होते हैं जिसको क्लिक करने के बाद फाइनेंशियल लॉस होते हैं कंज्यूमर्स को. नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन टॉप्स 3000 शोज सेंसस. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट इंडिया हैज नाउ एटलीस्ट 3,167 tigers according to the estimate from the latest tiger census made public on Sunday by our Prime Minister. So he was speaking at a function in Mysore University where he has revealed the number that the tiger population is at least now 3167, which has increased since 2018. तो अगर आप देखेंगे that 2018 में जो टाइगर नंबर था it was 2967, and now in 2014 it was 2226. Now the Sunday figure is 3167. तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, it is like around 75% of global tiger population is now found in India. Then if you will see that at the event, it was very important because it was also a 50th anniversary of Project Tiger. So Project Tiger, it was launched in 1973 from Jim Corbett National Park for protection of habitat of tiger and increasing their population. So now if you will see this Project Tiger, तो अगर आप देखेंगे कि this was launched from Jim Corbett National Park, which is the first national park of India. एट द सेम टाइम एक अलायंस लॉन्च हुआ है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. तो ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही लॉन्च किया है, एंड दिस इज द ग्लोबल अलायंस विच फोकसेस ऑन कर्बिंग पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड इन द बॉडी पार्ट्स ऑफ कैट्स, जिसमें कवर होते हैं आपके टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड. ठीक है, 6 टोटल इसमें आते हैं, चीता, जैगुआर एंड पूमा. सो ओके, सो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, सो दैट इज अबाउट द
प्रोटेक्शन ऑफ 6 बिग कैट्स। तो ये पूछ सकता है आपसे कि 6 बिग कैट्स इसमें कौन कौन से हैं। तो टाइगर होगा, लायन होगा, लेपर्ड होगा, स्नो लेपर्ड होगा, चीता होगा, जैगुआर एंड पूमा। ओके, अब हम देखते हैं कि टाइगर सेंसस में जो है विच इज डन बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हेडेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो हाउ इट इज डन? So see, the tiger numbers, they are estimated by adding animals caught in camera traps and that those that may not have been captured in this way. तो जो कैप्चर नहीं होते कैमरा, their number is estimated by statistical techniques. तो कैमरा ट्रैपिंग से अभी तक 3080 यूनिक टाइगर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड. ओके, लास्ट ईयर इट वाज 2603. Now the next is the language friendship bridge. The language friendship bridge. अब देखिए इंडिया का जो एंशियंट हिस्ट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अपना हिस्ट्री देखें तो इंडिया हैड कल्चरल लिंक्स विद मैनी कंट्रीज इन नेबरहुड. ठीक है, कल्चरल लिंक्स जैसे कि इफ यू विल सी म्यांमार, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया. फाइन. तो यहाँ पे अब इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस है, वो एक प्रोग्राम लॉन्च कर रही है और एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है जिसका नाम है द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज. तो अब यहाँ पे क्या होगा दैट इस प्रोग्राम के अंदर 5 to 10 पीपल विल बी ट्रेन्ड इन द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ दिस कंट्रीज. So these countries are, there are total 10 languages. So Kazakh, Uzbek, Bhutanese, Ghoti, which is spoken in Tibet, then Burmese Khmer, which is spoken in Cambodia, then Thai, then Sinhalese and Bahasa, spoken in both Indonesia and Malaysia. इसमें इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, ताकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है, पीपल टू पीपल एक्सचेंज जो है वो बढ़ सके, हम यहाँ की लैंग्वेज को समझ सकें और यहाँ पे जो है लोगों का आना जाना चालू हो. सो अभी तक इंडिया में जो था दैट वाज फोकस ऑन स्टडिंग ऑफ यूरोपियन लैंग्वेजेस एंड एशियन लैंग्वेजेस सच एज जापानीज एंड चाइनीज. सो अब जो फोकस होगा वो किस पे होगा, इन 10 लैंग्वेजेस पे होगा जिसका इंडिया के साथ कल्चरल लिंक रहा है. ओके, so if you will see, there are few universities which teach these 10 languages which are on the ICCR list. So one is Sinhala, which is taught at Banaras Hindu University and School of Foreign Languages under the Ministry of Defense. Then SFL, that is School of Foreign Languages, also has courses in Bahasa, Burmese and Tibetan. तो यहाँ पे है कि इंडिया इट रिक्वायर्स ट्रांसलेटर्स, इंटरप्रेटर्स एंड टीचर्स इन दिस 10 लैंग्वेजेस. सो यहाँ पे जो आइडिया है दैट इज टू ट्रांसलेट इट्स एपिक्स एंड क्लासिक्स एज वेल एज कंटेम्प्रेरी लिटरेचर इनटू दिस लैंग्वेज सो दैट पीपल कैन रीड देम. मतलब जो इंडिया के जो क्लासिक्स हैं, रामायण, महाभारत, बहुत सारे हैं, और जो फिर इंडिया में जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर प्रोड्यूस होता है उसको इन 10 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा सके ताकि वहाँ के भी लोग इसको पढ़ सके. फाइन. उसके बाद अगर आप देखेंगे दैट ICCR बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स के साथ डिस्कशन में है फॉर लॉन्च ऑफ दिस प्रोग्राम. सो अमंग दीज आर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय एट वर्धा. Now coming to the editorial draconian rules. Now again this editorial is very important. Some of the things which are very important to understand this editorial is, first is section 79 of IT Act, then Shreya Singhal case, and then article 19 itself. Okay, and then there is one more article, okay, that is section 69A, section 69A of IT Act. अब ये आर्टिकल देखिए डिस्कस क्या कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे ये आर्टिकल ये डिस्कस कर रहा है कि एक जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, फाइन, टू फैक्ट चेक द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन सोशल मीडिया. ओके, so if that under that fact check, if the information which is provided is false news or fake news, then the intermediaries will be told to move down, to take down that content. Otherwise they will lose the protection under section 79 of IT Act. ठीक है, ये जो सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट है इसको हम कहते हैं सेफ हार्बर क्लॉज. इसमें क्या होता है दैट जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज होती हैं, जैसे कि ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, so they are not liable for the content posted by the third party users. Okay,
by the third party or the users. तो यहाँ पे क्या होता है कि if the government directs that the certain provision has to be taken down because it is false, okay, under the new rule, that is IT Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Amendment Rule 2023, then they will lose protection under section 79. But if you will see सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट 2000, तो यहाँ पे एक एलोबरेट प्रोविजंस है कि अगर किसी को अगर डायरेक्ट किया जाए किसी कंटेंट को निकालने के लिए तो उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दिस रिक्वायरमेंट ऑल्सो गोज अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ श्रेया सिंघाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 वेयर दिस वर्डिक्ट गेव अ क्लियर गाइडलाइंस फॉर ब्लॉकिंग एनी कंटेंट। ठीक है, जो सेक्शन 66A है, ठीक है, सेक्शन 66A that was declared null and void in Shreya Singhal versus Union of India case. Okay, the next is about Article 19 of the Constitution. So in India, freedom of press is guaranteed through Article 19 of the Constitution, with media rights and public right to free speech derived from this article. Okay, so यहाँ पे the article says that it stands to reason that any relationship between the government and the media should be at arm's length, with the media having sufficient freedom. Now the next is कि इस रूल में और क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गवर्नमेंट डायरेक्ट टू मूव डाउन द कंटेंट, सो देर इज नो राइट टू अपील और द अलाउंस फॉर जुडिशियल ओवरसाइट। ओके, तो यहाँ पे इट इज अ गवर्नमेंट, ओके, विच इज डिसाइडिंग वेदर द इंफॉर्मेशन इज फेक और फॉल्स। The next is race to the bottom. Restricting journalists does not serve the interest of India or China. जैसा कि हमने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ा था कि 2 Indian journalists, including Hindus journalist was a Beijing correspondent. Their visas have been freezed. Now they will return to their country. So यहाँ पे जो चाइना ने कहा है कि that their action is in response to India taking steps aimed at Chinese journalists. तो यहाँ पे था कि इन 2017 चाइना ने बोला है कि दैट इंडिया हैड शॉर्टन द वीज़ा फॉर इंडिया बेस्ड चाइनीज रिपोर्टर्स फॉर 3 months। नॉर्मली जो ये वीज़ा है जर्नलिस्ट लोगों को वो 1 साल का दिया जाता है, बट इसको 3 महीने का कर दिया गया कुछ चाइनीज जर्नलिस्ट जो इंडिया में थे। सो दे वर टोल्ड टू लीव अर्लियर। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि व्हाई द गवर्नमेंट वेंट फॉर शॉर्टनिंग द वीज़ा लेंथ, so if you will see that there were 3 Xinhua reporters who were expelled after visiting a Tibetan settlement without the permission from the Ministry of Home Affairs। उसके बाद जो restrictions था वीज़ा पे वो 1 year से जो था उसको restrict करके 3 month का कर दिया गया after this incident। So in you can say that in retaliation to that, now Chinese government has freezed the visa of 2 Indian journalists। Now coming to a very important article from today's Hindu's newspaper, that is awaiting lift off into the second age, second space age। ठीक है, तो यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि फर्स्ट स्पेस एज क्या है और सेकेंड स्पेस एज क्या है। फर्स्ट स्पेस एज क्या है और सेकेंड स्पेस एज क्या है। तो देखिए, द स्पेस एज जो है वो बिगेन इन 1957 with the launch of satellite Sputnik 1। ठीक है, तो 1957 में स्पुतनिक 1 वॉज लॉन्च्ड। कभी कभी ये सब इंफॉर्मेशन हमारे क्लैट के पेपर में या एलेट के पेपर में आ जाता है। देन इन 1961 द फर्स्ट पर्सन टू बी इन स्पेस वॉज यूरी गैगेरिन। देन इन 1961 नील आर्मस्ट्रॉन्ग मेड हिस्ट्री बाय वॉकिंग ऑन द मून। फाइन, अब हम आते हैं सेकेंड स्पेस एज पे। ठीक है, तो सेकेंड स्पेस एज में अगर आप देखेंगे, सो देर इज मैनी कंट्रीज which are involved in sending satellites and rockets into the space। First space age में क्या था कि it was mainly dominated by only 2 countries, that is United States and Union of Soviet Socialist Republic government। okay, but जैसा कि हम देखेंगे कि जो second space age है तो इसमें there are many countries like if you will see India, China, European Union, ठीक है, then Japan, JAXA, they all have come into the space age। Second is the dominance of private sector। For example, if you will see last year there were 180 rocket space launches, which was 61 by SpaceX owned by Elon Musk, and 90% of global space launches since 2020 are by the private sector। अब हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने जो अपनी एक एंट्री ली थी स्पेस एज में वो बहुत ही मॉडेस्ट था। अगर हम देखें इंडिया का तो जो विक्रम साराभाई हैं, विक्रम साराभाई, he is regarded as the father of
ओके, फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जो इंडिया का जो पहला प्राइवेट रॉकेट है उसका नाम भी है इन्हीं के कमेमोरेशन में, विक्रम एस। Now see the first sounding rocket which was supplied by US named as Nick Apache. It was launched from Tumba in 1963, and then in 1969 ISRO was set up. Now today ISRO, it has 15,000 employees with the annual budget of 12,000 crore to 14,000 crore. उसके बाद इसरो का जो पहला था फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट, इट वाज साइट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साइट? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। So it involved leasing a US satellite in 1975-76 for educational outreach across 2,400 villages covering 5 million people। मतलब हम US सैटेलाइट से जो है वो टेलीविजन का काम कर रहे थे। उसके बाद इंडिया ने खुद के सैटेलाइट्स डेवलप करे, इनसैट क्लास ऑफ सीरीज इन 1980s, देन फॉलोड बाय जीसैट। नाउ जीसैट is now country's backbone for telecommunication and broadcasting infrastructure। that is the first thing, मतलब ये भी हो गया कम्युनिकेशन का। अब हम आते हैं रिमोट सेंसिंग। जो इंडिया ने also has developed the capability for remote sensing which is used for weather forecasting, resource mapping of forest, analyzing agricultural yields, groundwater, watersheds, and now it also includes fisheries and urban management. So following the India remote sensing program, okay, and now it has grown to OceanSat series and Cartosat series of satellites. Then there is a project between ISRO and Airport Authority of India which is called as Gagan. What is the aim of Gagan? This is very important, often asked in exam. So it is to augment global positioning system coverage of the region and to improve air traffic management over Indian airspace. ये गगन का एम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यू कैन नोट इट डाउन। नाउ इट हैज बीन एक्सपेंडेड टू रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कॉल्ड एज नाविक। इसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जहाँ पे 7 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं which provides navigation in Indian territory and 1500 km beyond that. Now coming to launch vehicles, beginning with SLV. SLV का full form है Satellite Launch Vehicle 1 in 1980s. It took a decade before ISRO developed PSLV series which has conducted 50 successful launches. Now it is called as workhorse of ISRO. Then अब हम आते हैं पैरेलल चीज, इंडिया का डेवलपमेंट और इंडिया का स्पेस डेवलपमेंट। So if we will see the origins of the second space age can be traced to the internet. So if you will see in India, the process began accelerating as the 1990s saw the emergence of private TV channels, cable TV followed by direct to home transmissions. तो अब इसके वजह से क्या हुआ कि जो सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर्स हैं एंड ग्राउंड बेस्ड सर्विसेज हैं उनका डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। So today we will see that more than half of the transponders beaming into Indian homes are on foreign satellites. The next is the age of mobile telephony, followed by smartphones, has shown the world that a data-hungry and data-rich society India is. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे ब्रॉडबैंड, OTT, न्यू 5G प्रॉमिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। तो देयर इज अ डबल डिजिट एनुअल ग्रोथ इन डिमांड फॉर सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज। उसके बाद अगर हम देखें ग्लोबली, जो इंडिया जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है, इट इज़ गोइंग टू बी $600 billion by 2025 and India is expected to be only $13 billion. So definitely there is a very good scope for increasing the potential. Okay, so यहाँ पर अगर आप देखेंगे one of the thing which is very important to understand is that the Indian space industry it could easily exceed $60 billion by 2030, directly creating more than 2 lakh jobs. तो इसमें है कि जो end user revenue है which is only a fifth which is generated by government रेवेन्यू जो है, बट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का जो है वो 26% है और कंज्यूमर और रिटेल सर्विसेज का जो है वो 21% है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज़ होती हैं सच एज सैटेलाइट सर्विसेज एंड एसोसिएटेड ग्राउंड सेगमेंट, दे अकाउंट फॉर 70% ऑफ इंडिया स्पेस इकोनॉमी। बट जो अपस्ट्रीम एक्टिविटीज़ होती है लाइक सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉन्च सर्विसेज, दे हैव वेरी स्मॉलर शेयर। सो हियर ओके द ISRO can increase its share in space economy. The next is growing role of the private sector. So if you will see that according to the United Nations Office for Outer Space Affairs, there are 8,261 satellites in orbit and 5,000 are active. Okay, till 2010 60 to 100 satellites were launched annually, but in 2020 if you will see 1,283 satellites were launched. उसके बाद दो कंपनीज हैं, they are operating the constellations of satellites.
So Starlink and OneWeb. तो इंडिया में जो एयरटेल है, it has a stake in OneWeb. So they have a project for constellations of at least 40,000 satellites. Then now Jeff Bezos of Amazon, now he has launched project Kuiper. This is very important project. So the aim of this project is to bring low latency broadband connectivity around the globe. अब हम आते हैं creating an enabling environment. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे that ISRO जो है it manages 4 to 5 launches annually and it manages 53 operational satellites, 21 for communication, 21 for earth observation, 8 for navigation and remaining as scientific experimental satellites. उसके साथ साथ इसरो के अपने कुछ मिशन हैं लाइक चंद्रयान, मंगलयान एंड गगनयान. ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दैट नाउ द स्पेस इज टू बी मेड फॉर प्राइवेट सेक्टर्स. तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने कुछ कंपनीज लॉन्च की है. फॉर एग्जांपल देयर हैज बीन अ टॉक फॉर कमर्शलाइजिंग द PSLV एंड SSLV लॉन्च सर्विसेज एंड न्यू स्पेस इंडिया वाज सेट अप टू रिप्लेस एंथ्रिक्स व्हिच इज द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो. एक और बॉडी बैठी हुई है, बनाई गई है, दैट इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर. इट वाज सेट अप इन 2020 एंड इट इज द सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर प्राइवेट सेक्टर. ठीक, अभी तक ये क्लियर नहीं है दैट इट विल बी अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी और अ रेगुलेटर. देन वी हैव अ थर्ड बॉडी, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, which was created as an industry association for promoting privatization of space sector. Now coming to existing vaccines versus new COVID variant. तो यहाँ पे if you will see in this article we are mainly going to deal with T cells. okay, खास करके जो ये memory cells होती हैं. तो यहाँ पे the author is giving reasons actually that why we don't require a vaccine. If you will just read the last paragraph, you will come to know a healthy person who has received a full dose of the vaccine will have long-term memory generated in both T cell and B cell compartments. Thus, it does not seem necessary or feasible to make a vaccine for every new sublineages that comes along. This is the conclusion. Simple. ये conclusion है. अब ये author ऐसा क्यों बोल रहा है? तो इसको समझने के लिए पहले हमें T cell और B cell समझना होगा और इनके फंक्शन को समझना होगा. तो ये हमें आर्टिकल समझ में आ जाएगा. Now see, vaccines जो होते हैं, they generate two type of immune response. The first is production of antibodies by B cell, which is a type of white blood cell. तो जो एंटीबॉडीज होती हैं that directly attack and destroy वायरस. इसको ध्यान से समझना. ठीक है, जो एंटीबॉडीज क्रिएट होती हैं बी सेल्स के द्वारा, जो वाइट ब्लड सेल्स में ही पाई जाती हैं, वो सीधा एंटीबॉडीज जो हैं वो वायरस को अटैक करती हैं. सेकेंड है टी सेल रेस्पॉन्स. तो वो भी वाइट ब्लड सेल्स में पाई जाती हैं. दे पेट्रोल द बॉडी एंड डिस्ट्रॉय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स. ठीक है, ये वायरस को अटैक नहीं कर रही है, पर वायरस ने जिस सेल को अटैक किया है उसको ये काउंटर करती हैं. फाइन. अब उसके बाद देखिए क्या होता है दैट these two commodities are freshly made by our body following an encounter with the antigen introduced during vaccination. जो हमारे बॉडी में जो एंटीजन जो पैदा होता है, जो मतलब डाला जाता है थ्रू वैक्सीन, उसके बाद ये एंटीबॉडीज जो हैं वो डेवलप होती हैं और बी सेल्स और टी सेल्स अपना काम करना चालू करती हैं. तो वैक्सीनेशन के बाद डेफिनेटली एंटीबॉडी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा बिकॉज दे हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंटीजन. फाइन. सो दिस प्रोवाइड्स एन अर्ली विंडो ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन. उसके बाद क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडीज हैं दे स्टार्ट ड्रॉपिंग विद इन 3 months और सो एंड इवेंचुअली प्लेटो टू अ लो बेस लाइन. सो दिस लो लेवल इज नॉट इनफ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन लेटर. ठीक है. अब अगर आप देखेंगे दैट यहाँ पे दिस पैराग्राफ, रिसेंट रिसर्च ऑन द लेटेस्ट वेरिएंट सच एज XBB.1.5 shows almost no neutralizing activity in the blood 6 months after a booster dose. So it is logical to think of updating the first generation vaccine using derived parts derived from recent version of virus such as Omicron. कि हम अपने वैक्सीन को फिर से डेवलप करें, ओमिक्रॉन से के थ्रू हम एंटीजन बनाएं. बट अगर आप देखेंगे द रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस ऑफ अपडेटेड बाईवैलेंट mRNA बूस्टर हैज नॉट मैच द एक्सपेक्टेशंस जनरेटेड बाय अर्ली लैबोरेटरी स्टडीज. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट द वायरस इज कॉन्स्टेंटली ऑल्टरेटिंग द एपिटोप्स टारगेटेड बाय एंटीबॉडीज. दिस इम्यून एस्केप इज द रीजन व्हाई न्यू वर्जन्स ऑफ ओमिक्रॉन लाइक XBB.1.16 कैन इजिली इन्फेक्ट समवन हु वाज इन्फेक्टेड नॉट टू लॉन्ग अगो बाय अर्लियर वर्जन सच एज BA.2 एंड BA.5. तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता है कि अगर हम शैम्पू को एंटीजन समझें और स्कैनर जो है वो एंटीबॉडी है, तो जो स्कैनर है इट रिकॉग्नाइजेज द शैम्पू बिकॉज ऑफ द बार कोड. अगर इसमें थोड़ा सा भी ऑल्टरेशन हुआ
तो हमारा जो एंटीबॉडी है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, एंड दैट्स व्हाई दिस न्यू वेरिएंट्स दे एस्केप द इम्यूनिटी। फाइन। पर अब यहाँ पे अगर हम बात करें टी सेल्स का, तो टी सेल्स का ये है कि दैट टी सेल्स लुक एट अ सिंगल सेंटेंस। अगर मान लो कि वायरस कोई बहुत बड़ा बुक है तो टी सेल्स जो है वो एक सिंगल सेंटेंस को देखता है। अगर वहाँ थोड़ा सा भी ऑल्टरेशन है तो टी सेल्स उसको एक नया फॉरेन बॉडी समझ लेता है और उसके अगेंस्ट वर्क करना चालू कर देता है। ठीक है, so it says that this essentially means that the virus cannot fool everyone all at once। मतलब वो बी सेल को फूल कर सकता है बट टी सेल को वो फूल नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल सी that T cells, they do not stop infection, they can only work on viruses that have already entered a cell. Their job is to search, find and destroy virus infected cells, each one of which will otherwise release hundreds of thousands of virus copies. So by doing this, the spread of the virus within the body can be halted and organ damage can be limited. Okay. The next important point about the T memory cells are that they remain active beyond 2 years. The upper limit is not known yet. So they will rise to the occasion if and when future infection occur. So that's why at the end author says this thing. Now coming to a very important report, the population bomb that never was. तो एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव रिपोर्ट। ठीक है, so this report is very important which discusses certain important things. You will see that was led and director of the Center for Sustainability at BI Norwegian Business School. Okay, they have published their predictions about the human population. So now see what they say. They have modeled their birth rates as a function of GDP per person, मतलब per capita income। जो birth rate होता है, okay, that is related with per capita income. So they say that there is a negative correlation between income and fertility rate। ठीक है ना, नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब कि इनकम अगर ऊपर जाएगा तो फर्टिलिटी नीचे जाएगा। तो दे से दैट पर कैपिटा जीडीपी इज अ प्रॉक्सी फॉर फीमेल एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी अमंग अदर्स। तो अगर हमें बर्थ रेट पे टारगेट करना है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, तो दे आर सेइंग दैट वेयर यू शुड फोकस। सो यू शुड फोकस ऑन पॉलिसीज विच इंप्रूव फीमेल एजुकेशन एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी। ओके, देन दे गिव टू मॉडल्स, टू लिटिल टू लेट, ये पहला मॉडल है, एंड अ जायंट लीप। अब देखिए टू लिटिल टू लेट में व्हाट दिस मॉडल सेज, दे से that if economic development continues as it has done in last 5 decades, then the world's population will peak at 8.6 billion in 2050 and it will decline to 7 billion by 2100 by the end of this century. That is the first model. What is the second model in the giant leap? Now they say that the population will peak at 8.5 billion by 2040. Okay, बट इट विल रैपिडली डिक्लाइन टू अराउंड 6 बिलियन, नॉट 7 बिलियन। देखो इसमें 7 बिलियन है, इसमें कह रहा है 6 बिलियन बाय 2100। They say that if we make our investment in poverty alleviation, gender equity, education, health, inequality and food and energy security, so we can achieve this target. The next they say that very important thing, that humankind's impact on environment is not driven by population numbers but instead by the luxurious consumption of the richest people. Now they are saying that consumption pattern जो होता है खासकर richest people का, that has significant impact on climate, not the population। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे तो दैट्स वाई इंडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इट फोकसेस ऑन चेंजिंग द कंजम्पशन पैटर्न ओनली, okay, which this report is saying once again. Then they say that equitable distribution of resources globally can alleviate extreme poverty even exceeding the United Nations minimum levels. Right? अब हम बाकी रिपोर्ट्स अगर देखें इसके रिलेशन में, so if you will see that United Nations World Population Prospect 2022 report, which has predicted that the global population would steadily rise to 7.4 billion in 2080 and then stabilize around that number in 2100. Fine, that is United Nations World Population Report. The report also says that India will surpass China as the most populous country in 2023. Then there is National Family Health Survey, which has said that the India's total fertility rate is 2.1 and it is lower in urban centers. So these scenarios present India with a unique challenge, that at one hand we have young population which is called as demographic dividend, 18 to 35 years old, and then who are un or underemployed, and at the same time we are dealing with rapidly declining fertility and skewed women to men demographic ratio. Okay, now
what does this three reports says, or now how it can be helpful for India? So they see these reports, okay, they are helpful because they allow us to imagine and address the conditions proposed by different studies. So they also inform scholarship, activism and policies that safeguard women's health and well-being in all possible scenarios. The next is that for India, so India जो है वो currently एक demographic dividend phase में है. तो अगर जो करंट कोहोर्ट है, जब ये 60 साल के हो जाएंगे तो ये बुजुर्ग हो जाएंगे, ये काम नहीं कर रहे होंगे, तो उनको कैसे सपोर्ट देना है. The next is about foreign policy. Can India's foreign policy accommodate borderless movement both for our citizens into other countries, given our high population, and for people from other countries to enter India in reciprocal relationships? The next is Zojila Tunnel. तो यहाँ पे देखिए एक फुल स्विंग में वर्क चल रहा है in Asia's longest bi-directional tunnel, that is in Zojila Tunnel. So the tunnel which passes through Zojila Pass at a height of 11,575 feet on Srinagar Leh Highway, and it will cut the travel time between Kashmir Valley and Ladakh to 40 minutes. The next is no scientific data to oppose same-sex marriage, says psychiatrist body. तो यहाँ पे है कि Indian Psychiatric Society, they have gathered scientific data from countries where same-sex marriage and adoption have been legalized, and they have said that there is no scientific basis in the belief that same-sex couples are not fit to be parents. The next is Article 371F. तो ये है, it is a special provision related to the state of Sikkim, or so according to this Article 370F, it says that only the descendants of Sikkim subjects, those who lived in the state before its merger with India and whose names were mentioned in the 1961 register, are Sikkimis with rights to own land, get state government job. This is about Article 371F. Fine. Now अगर if we will see that जो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो सुप्रीमो हैं पवन कुमार चामलिंग, he has claimed that the Sikkimese people feel betrayed as Article 371F which guarantees special provision for Sikkim was violated. क्यों ऐसा बोला? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो आर्टिकल 371F है वो क्या बोलता है कि हु आर द सिक्किम सब्जेक्ट्स. तो दीज आर द डिसेंडेंट्स ऑफ सिक्किम सब्जेक्ट्स, जो सिक्किम में रहते थे, जो सिक्किम के सिटीजन थे इन 1961 एंड हुज नेम्स हैव बीन इन द रजिस्टर, और उनके डिसेंडेंट्स. ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे द फाइनेंशियल बिल 2023, इट रीडिफाइंस सिक्किमीज एज एनी इंडियन सिटीजन डोमिसाइल्ड इन सिक्किम. जो सिक्किम में रह रहा है, डोमिसाइल्ड है, ओके, उसको भी हम सिक्किमीज मानेंगे. मतलब कि 1961 का जो एक कट ऑफ था कि जो उनके डिसेंडेंट्स होंगे उन्हीं को हम सिर्फ सिक्किमीज मानेंगे, उसको नहीं फॉलो किया जा रहा है जो आर्टिकल 371F में है. It is now saying that anyone who is domiciled in Sikkim. So that's why now they will be extended to them the same benefits as that of the original inhabitants whose forefathers' name were there in the 1961 register. So Pawan Kumar Chamling says that it violates the Article 371F provisions. The next is Indian American C.R. Rao wins Nobel Prize equivalent in statistics at the age of 102. So Indian American statistician Kalyampudi Radhakrishna Rao, he has been awarded the 2023 International Prize in Statistics, which is equivalent of Nobel Prize for Statistics. So it is awarded once every 2 years to an individual or team for major achievements using statistics to advance science, technology and human welfare. उसके बाद अगर आप देखेंगे प्रोफेसर राव का एक बहुत ही प्रोमिनेंट पेपर है which is known as राव स्कोर टेस्ट. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में होली ट्रिनिटी 3 लोगों के वर्क को माना जाता है. एक प्रोफेसर राव के राव स्कोर टेस्ट को माना जाता है, दूसरा जेल्जी नेमन एंड E.S. पियर्सन एंड अब्राहम वेल्ड का वर्क. नाउ डायरेक्टली कमिंग टू स्पोर्ट्स. नाउ इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम स्पोर्ट्स वी हैव. So Priyanshu clinches maiden World Tour Super 300 title. So India's Priyanshu Rajawat capped an impressive week with a thrilling win over Denmark's Magnus Johansson to claim men's single title at Orleans Masters. So this is very important. So, and second, that Priyanshu was the part of last year's Thomas Cup winning Indian team. The next is Indians claim 3 medals in Astana. तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप चल रहा था अस्ताना में. So if you will see that Rupin, okay, he won in 55 kg. So India has bagged total 3 medals, 1 silver and 2 bronze. So Rupin, okay, so he has won. Then we have
55 kg to take the silver medal. Sorry. So Rupin has defeated Oyadad Maaz of Iran to take silver medal. The next is Neeraj. Okay. So he has secured his second consecutive bronze medal. Then Sunil Kumar in 87 kg category, an Asian champion in 2020. So he has been awarded the bronze medal. So 3 winners in Asian Wrestling Championship. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.